हाँ भाई, चलिए भाई देखिए, तो अपन ने कल पढ़ा था भाई आमेर का इतिहास है ना। अब आमेर के इतिहास के बाद में देखिए भाई तुम्हारे जैसे एक बीकानेर का इतिहास है छोटा सा, अब उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स बना लेना, उसमें मैं थोड़ा बस बोल के ही समझाऊंगा, फिर वापस अपन बोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा दिया था बीकानेर के बारे में, तो आप लोग देखो भाई हेडिंग डाल लेना बीकानेर का इतिहास। तो देखिए मैंने कल बताया था आपको कि राव जोधा का पांचवा पुत्र राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से सन 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की, या बीकानेर में नवीन राठौड़ सत्ता की स्थापना की। ये कार्य करने में इसको कुल 23 साल लग गए थे। और दिन कौन सा था भाई? आखा तेज अक्षय तृतीया के दिन इसने बीकानेर की स्थापना की थी। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया आती है। अच्छा, तो किसके आशीर्वाद से की थी भाई? करणी माता के आशीर्वाद से। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, अब इसको एक बार दोबारा और सुनो, आप लोग नोट्स बना लेना, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर कि बीकानेर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीकानेर की थी। ये कार्य करने में इसको 23 साल लग गए थे। और इसने बीकानेर की स्थापना या बीकानेर में नवीन राठौड़ सत्ता की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी। इसके बाद में देखिए भाई दूसरा पॉइंट, बीकानेर के शासक लूणकरण को बिट्ठू सूजा ने अपना ग्रंथ राव जेतशिरो छंद में कलयुग का कारण कहा। दोबारा सुनो, बीकानेर के शासक लूणकरण को बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतशिरो छंद में कलयुग का कारण कहा। तो बताइए भाई कलयुग का कारण किसको कहते हैं? लूणकरण को कहते हैं। कौन से ग्रंथ में कहा? राव जेतशिरो छंद में कहा। राव जेतशिरो छंद ग्रंथ का लेखक कौन है? बिट्ठू सूजा। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बीकानेर का शासक राव जेतसी और हुमायूं का भाई कामरान के मध्य 1534 ईस्वी में भटनेर का युद्ध हुआ था। तो दोबारा बताइए भाई, भटनेर का युद्ध कब हुआ था? 1534 में हुआ था। भटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। भटनेर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राव जेतसी और हुमायूं के भाई कामरान के मध्य हुआ था भाई भटनेर का युद्ध। और भटनेर जगह कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है अपन को, फिर वापिस अपन बोर्ड पे आ जाएंगे भाई। अच्छा, फिर देखिए भाई आगे ध्यान दो, अरे बीकानेर के शासक राव जेतसी को मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने पहोबा के युद्ध में हरा करके बीकानेर को मारवाड़ के अधीन कर लिया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहोबा, पहोबा कहाँ है? गंगानगर में। पहोबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में हुआ था। और ये पहोबा का युद्ध राव जेतसी और किसके बीच हुआ था भाई? हुमायूं के बीच हुआ था। राव जेतसी और मालदेव राठौड़ के बीच हुआ था। इस युद्ध में मालदेव राठौड़ के सेनापति कौन कौन थे? जेता और कूपा थे। तो जेता और कूपा ने राव जेतसी को हराकर एक तरह से बीकानेर को मारवाड़ के अधीन कर लिया था भाई। कौन सी युद्ध में? पहोबा के युद्ध में। पहोबा गंगानगर में है। पहोबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। आप लोग लिख लेना इसको। अच्छा, फिर देखिए मैंने आपको बताया था बीकानेर के शासक कल्याणमल ने, अरे बीकानेर के शासक कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी भाई। तो बताओ बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? क्या आंसर दोगे आप लोग? कल्याणमल ने की। कब की? 1544 में की भाई। कब की थी बोलो? 1544। अच्छा, फिर देखिए भाई बीकानेर के शासक कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया, जो मैंने पहले की क्लास में बता दिया कि बीकानेर के शासक कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लिया। अच्छा, आपको पता है कल्याणमल तो गया जो गया, अरे साथ में कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों को भी ले गया था। एक तो कौन था भाई? राय सिंह, और दूसरा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ था। तो दोनों पुत्रों को भी साथ में लेके गया था। अब देखिए भाई पहले राय सिंह की डिटेल देखो एक बार आप लोग। राय सिंह
अकबर और जहांगीर के समकालीन था। बिल्कुल पॉइंट लिखना आप लोग। राय सिंह कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था? 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। बोलो 2 कौन कौन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन था राय सिंह। और आप सबको पता ही राय सिंह वही है। अरे इस राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का सूबेदार नियुक्त करके रखा था। और इस राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। और इसी राय सिंह ने 1588 ईस्वी में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बताओ भाई जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। किसने बनवाया? राय सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 1588 ईस्वी में बनवाया। अच्छा अभी देखो एक एग्जाम में आया कि जूनागढ़ का दुर्ग, बीकानेर का जो दुर्ग है वो कौन से राजा के शासन काल में या कौन सा राज्य के साम्राज्य में बना? अब सुनो किसने बनवाया? तो राय सिंह आएगा, लेकिन ध्यान दो भाई किस राजा के राज्य में बना, ऐसे क्वेश्चन आया तो ध्यान दो भाई उस समय राजा तो कौन भाई? एक तरह से ध्यान दो उस राज्य को किसने बसाया था भाई? राव बीका ने बसाया था। किसने बसाया था? राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो ध्यान दो आंसर क्या माना गया उसमें? राव बीका माना गया भाई। अच्छा प्रश्न ये से बनेगी भाई जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसको किसने बनवाया? तो आंसर राय सिंह आया। क्या आएगा? राय सिंह आएगा। लेकिन उस राज्य को बसाया किसने था? उस राज्य के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी, जो आपको पता है 31 के दिन 1488 में की थी। तो राव बीका आंसर माना गया। और आपसे पूछा जाए जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर आएगा राय सिंह। कब करवाया? 1588 में करवाया। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें सुंदर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सुंदर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी दुर्ग की दीवारें भाई? जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें। अच्छा दूसरी बात, राजस्थान में सबसे पहले लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई थी भाई। कौन से दुर्ग में लगाई गई थी बताओ? जूनागढ़ दुर्ग में। अच्छा आगे देखिए भाई ध्यान दो, ये जो जूनागढ़ का दुर्ग है भाई इसके सामने सूर सिंह ने सुरसागर झील भी बनवाई। कौन झील बनवाई भाई? सुरसागर झील। तो सुरसागर झील कौन सी दुर्ग के सामने है? जूनागढ़ दुर्ग के सामने है। तो ये चीज आपको राय सिंह के बारे में याद रखना है कि राय सिंह कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था? 2। कौन कौन थे? अकबर और जहांगीर। अच्छा राय सिंह को अकबर ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त करके रखा? जोधपुर का सूबेदार नियुक्त करके रखा था। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई इसका दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। कौन था भाई? पृथ्वीराज राठौड़। अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर टेसीटोरी, कौन भाई? डॉक्टर टेसीटोरी। डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल भाषा का हेरोस कहा। तो डिंगल भाषा का हेरोस किसको कहते हैं भाई? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस किसने कहा? डॉक्टर टेसीटोरी ने कहा। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई आगे ध्यान दो, पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग, गागरोन का दुर्ग कहाँ है भाई? झालावाड़ में है। अगर पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में रह करके वेली कर्षण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। तो बताओ भाई कौन से ग्रंथ की रचना की थी इसने? वेली कर्षण रुक्मणी। तो इसने पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कर्षण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की कौन से दुर्ग में रहकर की? बोलो गागरोन दुर्ग में रहकर की। गागरोन का दुर्ग कहाँ है भाई? झालावाड़ में है। ठीक है ना भाई। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, मारवाड़ी भाषा जो होती है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है बताओ? डिंगल। क्या कहलाता है? डिंगल। इसीलिए तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का क्या कहते हैं भाई? हेरोस, ज्ञाता कहते हैं। डिंगल भाषा क्या कहते हैं इसको? हेरोस कहते हैं। अच्छा अब सुनो, अब वेली कर्षण रुक्मणी ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखी गई? डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। अच्छा डिंगल किसका रूप है? मारवाड़ी का रूप है। अब सुनो भाई डिंगल आए तो कोई दिक्कत नहीं डिंगल देना, लेकिन अगर बाय द वे आपको मारवाड़ी पूछे तो ध्यान रखना, मारवाड़ी के बारे में पूछेगा तो आपको एग्जाम में से पूछेगा कि वेली कर्षण रुक्मणी कौन सी भाषा में है, तो फिर ध्यान दो भाई वहां पर डालेगा जैसे उत्तरी मारवाड़ी। क्या डालेगा भाई? उत्तरी मारवाड़ी डाल देगा, दक्षिणी मारवाड़ी डाल देगा, पश्चिम मारवाड़ी डाल देगा, पूर्वी मारवाड़ी डाल देगा। तो फिर आप लोग क्या आंसर दोगे? फिर उत्तरी मारवाड़ी में है। कौन सी मारवाड़ी में है भाई? उत्तरी मारवाड़ी में। अच्छा फिर देखिए ये जो वेली कर्षण रुक्मणी ग्रंथ है भाई इसके कितने पात्र है? बोलो 2 पात्र है। अरे वेली कर्षण रुक्मणी ग्रंथ के कितने पात्र है? 2 पात्र है। आपको लिखना है पाथल और, पहला तो पाथल और दूसरा पीथल।
यानी वेली कर्षण रुक्मिणी जो ग्रंथ है इसके कितने पात्र है भाई? कुल 2, पाथल और पीथल। अच्छा देखिए, पाथल में तो किसके बारे में बोलो? महाराणा प्रताप के बारे में। और पीथल किसके बारे में बोलो? स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में है। अरे भाई किसके बारे में है? पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। ठीक है ना भाई? अच्छा तो एक बार दोबारा देखो, बोलो वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के कितने पात्र है? 2। एक तो कौन सा? पाथल। दूसरा कौन सा? पीथल। अच्छा अब देखिए, पाथल किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। पीथल किसके बारे में? स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो कई बार ऐसे भी आया हुआ क्वेश्चन है कि वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किसने की? आप सुनो, पृथ्वीराज राठौड़ ने की। पृथ्वीराज राठौड़ ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर क्या आंसर माना? पीथल। कि भाई पीथल भी तो कौन है? स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ ही तो है। अच्छा अब इसके बाद में देखो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पाथल डैश पीथल रचना किसकी है? तो फिर आंसर क्या आएगा भाई आपका? कन्हैयालाल सेठिया। क्या आएगा भाई? कन्हैयालाल सेठिया। पाथल डैश पीथल रचना किसकी है भाई? कन्हैयालाल सेठिया की है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई, आगे बढ़ो। एक बार दोबारा ध्यान दो, आपको पॉइंट लिखना है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोण दुर्ग में रहकर वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की। वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ कौन सी भाषा में? अगर मारवाड़ी पूछे तो आंसर देना उत्तरी मारवाड़ी में, वैसे पूछे तो डिंगल देना। मारवाड़ी का साहित्य क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और डिंगल भाषा का हीरोज किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। किसने कहा? डॉक्टर टेसी टोरी ने कहा। वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ कितने पात्र है? 2 पाथल और कौन सा है? पीतल पात्र महाराणा प्रताप के बारे में, और पीतल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए पाथल डैश पीतल रचना किसकी है, तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। फिर क्या आंसर आएगा? कन्हैयालाल सेठिया आएगा भाई। अच्छा अब इसके बाद में देखो आगे, और ध्यान दो, इस वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ को पढ़ करके कर्नल जेम्स टोड ने यह कह दिया था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये क्या है? असत्य है भाई। क्या है ये? असत्य है। लेकिन कौन से ग्रंथ को पढ़कर कह दिया था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? तो क्या आंसर दे देना आप लोग? ये दे देना, वेली कृष्ण रुक्मिणी। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो आप लोग। अब देखो भाई, अरे ध्यान दो भाई, बीकानेर का एक शासक था करण सिंह। कौन था बोलो? करण सिंह। और नागौर का एक शासक था अमर सिंह राठौड़। कौन था भाई? अमर सिंह राठौड़। तो ध्यान दो, बीकानेर का शासक करण सिंह और नागौर का शासक अमर सिंह राठौड़ के मध्य 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई। कौन सी राड़ हुई भाई? मतीरे की राड़ हुई। ठीक है ना भाई? हाँ तो ध्यान दो भाई, देखो यानी क्या होता है आपको पता है कि भाई मतीरे की जो बेल होती है वो लंबी होती है। तो पेड़ एक के खेत में था, बेल दूसरे में चले गई, तो एक तो कहे मतीरा मेरा है, एक कहे मतीरा मेरा है, तो दोनों के बीच में इसको लेकर क्या हो गया भाई? झगड़ा हो गया। तो बताइए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मतीरे की राड़ कब हुई? तो क्या आंसर दोगे आप लोग? 1644 में। बोलो किस किस के बीच हुई? ये हुई अमर सिंह और करण सिंह के बीच हुई। अमर सिंह कहाँ का था? नागौर का। बीकानेर कौन था? करण सिंह था। तो याद रखना, मतीरे राड़ कब हुई थी? 1644 में हुई थी भाई। अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो आप लोग, देखो। अरे बीकानेर के शासक करण सिंह को शाहजहां ने जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। बोलो भाई कौन सी उपाधि दी? जांगलदर बादशाह की क्या दी? बोलो भाई, उपाधि दी। तो बताइए भाई, जांगलदर बादशाह की उपाधि किसको दी थी? करण सिंह को। करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी भाई। किसने दी थी? शाहजहां ने। अच्छा फिर देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने, अरे बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा का खिताब दिया और माही महारथी की उपाधि दी। ठीक है ना भाई? चलो दोबारा समझो एक बार। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने किसका खिताब दिया भाई? महाराजा खिताब दिया। और किसकी उपाधि दी? बोलो, माहिमा रतीव की उपाधि दी थी भाई। किसको? अनूप सिंह को। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अरे बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरत
सिंह ने सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया से सहायक संधि की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बीकानेर के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? सूरत सिंह ने। कब की थी? सन 1818 में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह था। ये देखिए भाई, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता है तो अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। हाँ, तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने 1857 क्रांति में अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी? क्या आंसर आएगा? बोलो। सरदार सिंह। क्या आंसर आएगा? सरदार सिंह। ठीक है ना भाई? हाँ, तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने सन 1888 ईस्वी में 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था और ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता तो अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। ओके, इसके उपलक्ष्य में इसको 41 गांव मिले थे। तो ये तो हो गया 1857 क्रांति के समय का शासक। अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बढ़ता है प्रथम विश्व युद्ध। देखो ये तो पता है आपको 1914 से लेकर 18 तक चला था। तो ध्यान दीजिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह था। कौन था भाई? गंगा सिंह। अरे ध्यान दो, गंगा सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता तो अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी, कौन सी भाई? ऊंटों के ऊपर बैठकर गई थी। गंगा रिसाला नामक क्या है भाई? एक सैनिक है, टुकड़ी है भाई। हाँ, तो ध्यान दीजिए भाई, गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी ये प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता तो इसने अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। अब सुनो, देखो सरदार सिंह ने भी भेजी थी, लेकिन सरदार सिंह ने तो 1857 की क्रांति में भेजी थी और इसने कब भेजी थी बताओ? प्रथम विश्व युद्ध में भेजी थी। दोनों का अलग अलग आंसर है। हाँ, कंफ्यूज मत होना। 1857 क्रांति में एकमात्र भेजने वाला पूछे तो आंसर क्या आएगा भाई? सरदार सिंह। और प्रथम विश्व युद्ध में पूछे तो क्या आंसर आएगा? बोलो। गंगा सिंह आएगा। अच्छा, फिर देखिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि में बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो बताओ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई की संधि में राजस्थान के कौन से शासक ने भाग लिया? आप लोग आंसर दे देना। गंगा सिंह ने भाग लिया। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखो। अरे गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ महल बनवाया। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में कौन सा महल बनवाया भाई? लालगढ़ महल बनवाया, जिसमें अधिकांशतः लाल पत्थरों का प्रयोग किया भाई, उपयोग किया। अच्छा, दूसरी बात देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1931 में लंदन में होने वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो आंसर पूछेगा आपसे, देखो क्वेश्चन पूछेगा कि बीकानेर के कौन से शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? गंगा सिंह ने। तो 1931 में लंदन में होने वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के कौन से शासक ने भाग लिया? क्या आंसर देना आप लोग? गंगा सिंह ने भाग लिया भाई। ठीक है, और ध्यान दीजिए भाई, गंगा सिंह ने 1927 गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में राजस्थान की पहली नहर गंग नहर, कौन सी है भाई? गंग नहर, उसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो राजस्थान की पहली नहर गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया, 1927 में करवाया। इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और गंग नहर पंजाब में हुसैनीवाला के निकट सतलज नदी से निकाली गई है। पंजाब में हुसैनीवाला के निकट सतलज नदी से निकाली गई है, जो शिवपुर गंगानगर तक आती है। ये राजस्थान की पहली नहर थी भाई, कौन सी? गंग नहर, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर के महाराजा। ठीक है ना भाई? अच्छा, दूसरी बात देखिए भाई, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। कौन था भाई? शार्दुल सिंह। और भारत के विलय में शामिल होने वाली देशी रियासतों में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह ही था भाई। समझ गए ना आप लोग? तो देशी रियासतों में देखिए भाई, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर
किसने किया था? आप लोग आंसर क्या दोगे? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किया था। ओके, तो राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर शासक कौन था? शार्दुल सिंह। और राजस्थान की पहली खेल स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ खोली गई? बीकानेर में। हाँ, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है भाई, तो ये था अपना छोटा सा एक बीकानेर का इतिहास। अब अपन पढ़ते हैं भाई सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सभ्यता। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। देखिए भाई, सभ्यताएं पढ़ेंगे भाई आज अपन। क्या पढ़ेंगे अब? सभ्यताएं। हेडिंग डाल लो आप लोग अब, सभ्यताएं। वापस बोर्ड पे चलेगा भाई ना, सभ्यताएं। ठीक है भाई, अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो। देखिए भाई, एक सभ्यता अपनी कौन सी? कालीबंगा। बोलो भाई, कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए भाई, ये कालीबंगा सभ्यता ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बोलो भाई, हनुमानगढ़ में। हर भाई कौन डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ के पास में कौन सा जिला है? गंगानगर है। हनुमानगढ़ में। वैसे तो हनुमानगढ़ हो, मैं गंगानगर कर देना। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी किनारे है? आंसर देना आप लोग, घग्गर नदी के किनारे है। भाई कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है भाई। अच्छा, आप ध्यान दो भाई, देखिए इस घग्गर नदी के स्थान पर पहले बोलो कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती। कौन सी नदी बहती थी भाई? सरस्वती या दरस्वती। सरस्वती या कौन सी बहती थी? दरस्वती नदी बहती थी। अब सुनो, देखो तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? कि घग्गर नदी किनारे। लेकिन ध्यान रखना, अगर घग्गर ऑप्शन में नहीं आए तो फिर क्या करोगे? तो ध्यान दीजिए भाई, अगर घग्गर ऑप्शन में नहीं आए तो आप लोगों को आंसर करना है सरस्वती। क्या आंसर करना है? सरस्वती। और सरस्वती भी ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना है? दरस्वती करना है भाई। क्या करना है? दरस्वती करना है। तो ध्यान रखना, घग्गर नदी के स्थान पर पहले सरस्वती या दरस्वती नदी बहती थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया घग्गर कालीबंगा सभ्यता, घग्गर ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आंसर क्या करना पड़ता है? सरस्वती करना पड़ता है। वैसे तो घग्गर ही आएगा आंसर, तो घग्गर ऑप्शन में नहीं आए तो उस स्थिति में क्या करना है? सरस्वती। अब सुनो आगे देखो, अरे इस सरस्वती नदी के, अच्छा दूसरी बात, सरस्वती नदी बहती थी, इसकी जानकारी अपन को बोलो कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है भाई ऋग्वेद में। कहां से मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। तो कौन सी नदियों की जानकारी वेदों में मिलती है? तो आप लोग आंसर देना, सरस्वती या सरस्वती नदी की जानकारी वेदों में मिलती है भाई। अच्छा, अब सुनो, देखो आगे क्या होता है भाई। अरे सरस्वती नदी के स्थान पर भी देखो, सरस्वती नदी के स्थान पर जैसलमेर में, जैसलमेर में एक भूगर्भीय, बोलो भाई क्या पाएगी? एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई गई। बोलो भाई क्या पाई गई? भूगर्भीय जलपट्टी पाई गई, जिसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं इसको? लाठी सीरीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, तो सरस्वती नदी के स्थान पर जैसलमेर में एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई गई जिसको लाठी सीरीज कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने, लाठी क्या है? लाठी एक भूगर्भीय जलपट्टी है। अच्छा देखो भाई, ये 60 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर लंबी है? बोलो ये 60 किलोमीटर लंबी है। और ध्यान दीजिए, लाठी सीरीज में अरे सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? बोलो सेवण घास पाई जाती है। अच्छा, सेवण के अलावा और भी पाई जाती है, दामन, तो सेवण, दामन, पुराण, ये घासें पाई जाती है। ठीक है भाई, ये क्या पाई जाती है? बोलो भाई, घासें पाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, अरे सेवण घास को साहिवाल, साहिवाल नस्ल की क्या खाती है? बताओ भाई, साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। तो बताइए आप लोग, साहिवाल किसकी नस्ल है भाई? गाय की। किसकी नस्ल है? गाय की। दोबारा देखो एक बार तक बताइए, कालीबंगा सभ्यता कौन जिले में है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। अरे भाई कौन सी नदी किनारे है? घग्गर। घग्गर नदी के स्थान पर पहले कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती या सरस्वती नदी बहती थी।
अच्छा बताओ, सरस्वती सरस्वती नदी बहती थी, इसकी जानकारी बोलो किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है भाई। किसमें मिलती है? ऋग्वेद में। सरस्वती नदी के स्थान पर जैसलमेर में एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई गई। इस भूगर्भीय जलपट्टी को क्या कहा जाता है भाई? लाठी सीरीज कहा जाता है। तो बताओ भाई लाठी क्या है? अरे लाठी एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो कितना किलोमीटर लंबी है भाई? 60 किलोमीटर। दूसरी बात देखो, इस लाठी सीरीज में सेवण दामन पुराण घासें पाई जाती है। तो सेवण दामन पुराण क्या है? घासें है भाई, जैसलमेर में पाई जाती है। और इस सेवण घास को कौन सी नस्ल गाय खाती है भाई? साहिवाल नस्ल की गाय खाती है भाई। ठीक है भाई। अब देखिए भाई आगे ध्यान दो एक बार दोबारा। बताइए भाई, कालीबंगा सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है भाई? हनुमानगढ़ में। बोलो कौन सी नदी किनारे है भाई? गग्गर नदी किनारे है। अच्छा बताओ भाई, गग्गर नदी के स्थान पर पहले कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती या सरस्वती नदी बहती थी। अच्छा बताओ, इसकी जानकारी किसमें मिलती है भाई? ऋग्वेद में मिलती है। और देखिए भाई, सरस्वती नदी के स्थान पर जैसलमेर में क्या पाई गई? एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई गई। और इस भूगर्भीय जलपट्टी को बोलो भाई क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है, जो कितना किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर सेवण धामन पुराण घासें पाई जाती है इस सीरीज में। और ध्यान दो भाई, यहाँ पर साहिवाल नस्ल, इसको साहिवाल नस्ल की क्या खाती है? गाय खाती है। अब देखो आगे, अब देखिए भाई कालीबंगा सभ्यता। अब सुनो आगे, देखो क्या होता है भाई। अब देखिए भाई, कालीबंगा सभ्यता, ध्यान दो। पहली बात तो देखिए भाई, अरे कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे भाई? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदित्यासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ध्यान दीजिए, कालीबंगा सभ्यता कौन सी काल की है भाई? आद ऐतिहासिक काल की है। अरे भाई, कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? बोलो आदित्यासिक काल की सभ्यता है। अच्छा, फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए कि कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो आप लोग बोलो भाई क्या आंसर दोगे? नगरीय सभ्यता थी। अरे भाई, ये कौन सभ्यता थी? बोलो नगरीय सभ्यता थी। फिर देखो एग्जाम में क्वेश्चन बने कि कालीबंगा सभ्यता लोह युगीन थी, ताम्र युगीन थी या कांस्य युगीन थी? तो आप लोग आंसर क्या दोगे? बोलो भाई कांस्य युगीन थी। अरे भाई, कौन सी युगीन थी? है कांस्य युगीन थी। बोलो भाई कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब देखो भाई, अच्छी तरह ध्यान दो। अरे इस कालीबंगा सभ्यता में देखिए, हल से जुते हुए खेत के क्या मिले? बोलो भाई अवशेष मिले। तो आप लोग दोबारा आंसर दो। बोलो हल से जुते हुए खेत के अवशेष कौन सभ्यता मिले? कालीबंगा सभ्यता मिले। तो ध्यान दो भाई, यहाँ पर देखो सरसों, जौ, गेहूं, चना की क्या होती थी? बताओ भाई, खेती होती थी। हाँ, अरे सरसों, जौ, गेहूं, चना की क्या होती थी भाई? खेती होती थी कालीबंगा सभ्यता में। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो। अरे कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ कौन सा अर्थ भाई? शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। बोलो भाई क्या है? काले रंग की चूड़ियां। एक बार दोबारा देखो यहां तक ही। बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की सभ्यता थी? आदित्यासिक काल की। अच्छा बताइए, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण थी? नगरीय सभ्यता थी। अच्छा बताइए भाई, कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन थी या लोह युगीन थी? कांस्ययुगीन थी। अच्छा, फिर देखो कालीबंगा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के क्या मिले? बोलो अवशेष मिले। तो हल से जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले भाई? कालीबंगा सभ्यता में मिले। अच्छा, फिर देखो भाई, यहाँ पर सरसों, जौ, गेहूं, चना की क्या होती थी भाई? खेती होती थी। और देखिए कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। क्या है भाई? काले रंग की चूड़ियां। क्लियर भाई? अच्छा, तो एक बार दोबारा आंसर दो। बताओ कालीबंगा सभ्यता कौन से काल की है भाई? आदित्यासिक काल की है।
अच्छा बताइए भाई, कालीबंगा सभ्यता कौन सभ्यता थी बोलो? नगरीय सभ्यता थी। और ये कौन सी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। और यहाँ पर देखिए भाई, हल से जोते हुए खेत के क्या मिले? अवशेष मिले। और ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर सरसों, जौ, गेहूं, चना की क्या होती थी बोलो? खेती होती थी। और देखिए भाई, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है बोलो? काले रंग की चूड़ियां। कौन से रंग की चूड़ियां भाई? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता क्या है भाई? शाब्दिक अर्थ। अब देखो भाई आगे, देखिए भाई और क्या क्या मिला यहाँ पर। तो देखिए भाई, ध्यान दो, कालीबंगा सभ्यता में एक साथ 7 हवन कुंड मिले। अरे भाई, एक साथ 7 क्या मिले भाई? हवन कुंड मिले भाई। हाँ, अब देखिए भाई, 7 हवन कुंड मिले, जिनमें ध्यान दीजिए भाई, देखिए पशुओं के क्या मिले भाई? उनमें पशुओं के अवशेष मिले। पशुओं के क्या मिले भाई? अवशेष मिले। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता में पशुओं की क्या दी जाती थी भाई? बताओ एक बार। बलि दी जाती थी। पशुओं की क्या दी जाती थी भाई? बलि। कौन सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं के अवशेष मिले। अब ध्यान दो भाई, 7 हवन कुंड मिले, तो इसका मतलब देखो, इस सभ्यता के लोग आग की भी खोज कर लिए थे भाई। ध्यान दो, आग को यूज में लेते थे। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन ध्यान दो भाई, इस सभ्यता में मंदिर होने के, क्या होने के भाई? मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। तो कौन सी सभ्यता में मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले? तो क्या आंसर दोगे भाई? कालीबंगा सभ्यता में। कौन सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। अच्छा, फिर आगे देखो, ध्यान दो भाई। अरे इस कालीबंगा सभ्यता में और क्या क्या मिला? तो देखो, और तंदूरा चूल्हा, उस तरह कुमारी देवी की मुद्रा, और कोई शेरनी की मुद्रा मिली भाई, व्याघ्र मुद्रा। तो ये सब चीजें बोलो भाई, कौन सभ्यता में मिली? ये सब बोलो भाई, कालीबंगा सभ्यता में मिली। अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, कुमारी देवी की मुद्रा मिली, तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता में देवी की क्या होती थी भाई? पूजा होती थी। लेकिन फिर भी देखो, मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। तो कौन सभ्यता में देवी की पूजा की जाती थी? तो आंसर क्या दोगे आप लोग? कालीबंगा सभ्यता में। कौन सभ्यता में भाई? कालीबंगा सभ्यता में। एक बार तो दोबारा देखो चित्र, बताइए भाई, कालीबंगा सभ्यता में एक साथ कितने हवन कुंड मिले? 7। अच्छा बताओ, इन हवन कुंडों में किसके अवशेष मिले? पशुओं के अवशेष मिले। तो ध्यान दो भाई, इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता में पशुओं की क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। लेकिन मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। अच्छा, फिर देखो भाई, कालीबंगा सभ्यता में और क्या मिला बोलो? तंदूरा चूल्हा मिला। और क्या मिला? उस्तरा और कुमार देवी की मुद्रा मिली। तो ध्यान दो भाई, सभ्यता में देवी की क्या की जाती थी बोलो? पूजा। और व्याघ्र मुद्रा मिली। चलो दोबारा देखो, देखिए भाई, एक साथ कितने हवन कुंड मिले बोलो? 7। जिनमें पशुओं के क्या मिले? अवशेष मिले। तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभ्यता में पशुओं की क्या दी जाती थी भाई? बलि दी जाती थी। लेकिन मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, सभ्यता में और क्या क्या मिला? तंदूरा चूल्हा, उस तरह कुमारी देवी की मुद्रा मिली। देव और क्या मिली बोलो भाई? व्याघ्र मुद्रा मिली भाई। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखो आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। देखिए भाई, अरे कालीबंगा सभ्यता में और क्या मिले? देखो तो भाई, ध्यान दो, अलंकृत ईंटों से निर्मित सजावटी फर्श मिली। अरे भाई, अलंकृत ईंटों से निर्मित सजावटी फर्श, बोलो भाई कौन सभ्यता में मिली? क्या आंसर दोगे बोलो? कालीबंगा सभ्यता में मिली भाई। कौन सभ्यता में मिली? कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित सजावटी फर्श मिली। अच्छा देखिए भाई, जो ईंटें मिली, और ईंटों का आकार क्या था? तो आंसर दोगे 4:2:1, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अनुपात 4:2:1 इंच में पूछे तो देखो भाई 30, 15, 7.5 इंच में थी। हाँ, तो एक बार दोबारा अच्छी तरह समझो।
अरे अलंकृत ईंटों से निर्मित सजावटी फर्श कौन सभ्यता में मिली? कालीबंगा सभ्यता में मिली। जो ईंटें मिली उनका आकार क्या था? 4:2:1 था, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30, 15, 7.5 इंच में थी भाई। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखो आगे क्या होता है। आगे सर लीड। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, आगे देखिए भाई। अरे कालीबंगा सभ्यता की सड़कें, चलो एक बार इसी को मैं बताऊंगा। प्रति बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटों से क्या मिली भाई? निर्मित सजावटी फर्श मिली। और ध्यान दीजिए भाई, ईंटें क्या, उनका आकार क्या था बोलो? 4:2:1 था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30, 15, 7.5 इंच में थी भाई। अब देखिए भाई, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें, अरे कालीबंगा सभ्यता की सड़कें ध्यान दो भाई, एक दूसरे को किस पर काटती थी बोलो? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी भाई। बोलो भाई, किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। अच्छा, अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए। हाँ, तो एक दूसरे को किस पर काटती थी भाई? समकोण पर काटती थी। और ध्यान दो भाई, कालीबंगा सभ्यता में पाई गई सड़कों की पद्धतियां क्या थी बोलो भाई? जाल, ऑक्स, ग्रिड और चेस बोर्ड। तो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जाल, ऑक्स, ग्रिड, चेस बोर्ड क्या है? तो आप लोग आंसर दोगे कि कालीबंगा सभ्यता में पाई गई सड़कों की पद्धतियां भाई। जाल, ऑक्स, ग्रिड, चेस बोर्ड क्या है? अरे कालीबंगा सभ्यता में पाई गई सड़कों की पद्धतियां है। तो ध्यान दो भाई, सभ्यता सड़कें एक दूसरे को किस प्रकार काटती थी बोलो? समकोण पर काटती थी। और ध्यान दो भाई, इस सभ्यता के घरों के दरवाजे, अरे घरों के दरवाजे बोलो भाई किधर की ओर देखा करते थे? पीछे की ओर देखा करते थे। बोलो भाई, किधर की ओर देखा करते थे? पीछे की ओर देखा करते थे। समझ रहे हैं? जैसे ध्यान दो भाई, रोड इधर की साइड है, अब मकान उधर देखना चाहिए नहीं देख, लेकिन ध्यान दो भाई, जो एक तरह से पीछे की ओर देखते थे, सिस्टम उल्टा रहता था इनका। तो एक बात दोबारा देखो, बोलो, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी भाई? समकोण पर। कालीबंगा सभ्यता में पाई गई सड़कों की पद्धतियां क्या थी बोलो? जाल, ऑक्स, ग्रिड और चेस बोर्ड। ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखो आगे। अब ध्यान दो भाई, आपको ये पता लग गया कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और देखिए भाई, कालीबंगा सभ्यता, अरे ध्यान दो भाई, पितर सत्तात्मक थी या मात्र सत्तात्मक थी? तो आंसर आप लोग क्या दोगे भाई? कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। बोलो भाई, क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी, यानी परिवार में ज्यादातर माता की चलती थी भाई। किसकी चलती थी? माता की चलती थी। अच्छा, अब देखिए भाई, आगे ध्यान दो। अरे इस ये कालीबंगा सभ्यता, अरे ये सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता के समय कालीन मानी जाती है। बोलो भाई, किसके समकालीन मानी जाती है बोलो? पूर्व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। दूसरी बात देखो भाई, अरे कालीबंगा सभ्यता को, किसको? कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। बोलो भाई, क्या कहा? तृतीय, तीसरी राजधानी कहा।
तो बताओ भाई कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो क्या आंसर दोगे? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था भाई। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अच्छा दूसरी बात ध्यान दो भाई, अरे कालीबंगा सभ्यता के लोगों की खोपड़ी में हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया है भाई। कौन सा रोग पाया गया? हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोपड़ी में कौन सा रोग पाया गया? हाइड्रोसलोफिस। और ध्यान रखना हाइड्रोसलोफिस रोग के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी। बोलो भाई कौन चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी? बोलो शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा भाई कालीबंगा सॉरी जो हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया उसके उपचार के लिए शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली। तो शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रमाण कौन सभ्यता में मिले? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? कालीबंगा सभ्यता में। कौन सभ्यता में भाई? कालीबंगा सभ्यता मिले। एक बार दोबारा देखो, बताइए कालीबंगा सभ्यता क्या थी भाई? मात्र सत्तात्मक थी। और ध्यान दीजिए भाई ये सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। दूसरी बात देखिए भाई कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय या तीसरी राजधानी कहा। फिर देखो भाई कालीबंगा सभ्यता के लोगों की खोपड़ी में कौन सा रोग पाया गया? तो आप लोग आंसर देना भाई हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया। अरे भाई कौन सा रोग पाया गया? हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया, जिसके उपचार के लिए शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी। कौन चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी भाई? शल्य। ओके ठीक है चलो। तो एक बार दोबारा ध्यान दो भाई, बताइए कालीबंगा सभ्यता क्या थी भाई? मात्र सत्तात्मक थी। अच्छा बताओ भाई ये सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता की क्या मानी जाती है भाई? समकालीन मानी जाती है। और ध्यान दीजिए भाई डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, अरे ध्यान दो भाई इसको सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा? तृतीय राजधानी कहा। अरे क्या कहा? तृतीय राजधानी। और ध्यान दो भाई कालीबंगा सभ्यता के लोगों की खोपड़ी में कौन सा रोग पाया गया? हाइड्रोसलोफिस रोग पाया गया, जिसके उपचार के लिए शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी। है भाई कौन चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी? शल्य चिकित्सा पद्धति काम में ली जाती थी। ठीक है भाई। हाँ अब देखो आगे, देखिए भाई कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार देखो भाई इसका कार्यकाल कितना माना जाता है? बोलो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है भाई। हाँ तो दोबारा देखो, बोलो भाई कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार इसका कार्यकाल कितना माना जाता है भाई? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। लगभग ये 5000 वर्ष, कितने वर्ष भाई? 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। दोबारा देखो भाई कार्बन 14 नीचे प्राचीन चीजों का पता लगता है इस रेडियो प्रणाली के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति एक है। तो कार्बन 14 रेडियो प्रणाली के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल कितना है? तो आंसर देना 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका कार्यकाल माना जाता है। तो लगभग कितने वर्ष पुरानी है भाई? 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है भाई ओके। तो देखिए भाई ये थी अपनी कौन सभ्यता? बोलो भाई कालीबंगा सभ्यता। कौन सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। अब अपन पढ़ेंगे देखो भाई कौन सभ्यता? बोलो आहड़ सभ्यता। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और देखो भाई थोड़ी सी, देखिए भाई कालीबंगा सभ्यता थी ना भाई, कालीबंगा सभ्यता। अरे देखिए भाई इसके बारे में चीज और देखो, अरे इस कालीबंगा सभ्यता की खोज
किसने की थी बोलो भाई? तो ध्यान देना भाई, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब भाई किसने की थी बोलो? अमलानंद घोष ने की थी भाई 1951-52 में। अब देखो भाई ध्यान दो थोड़ा सा, अब अमलानंद घोष की जगह ए घोष भी आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? ए घोष। तो दोबारा देखो, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1951-52 में। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, इसका उत्खनन, अरे इसका उत्खनन किसने किया था? तो आंसर देना बरजवासी लाल। कौन सा लाल भाई? बरजवासी लाल। और बीके थापर ने, हाँ भाई 1961 से लेकर के 69 तक। अब सुनो, बरजवासी लाल, अरे भाई बरजवासी लाल को अपन शॉर्ट में बीवी लाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बीवी लाल। और बीके थापर को अपन बालकृष्ण थापर भी कहते हैं भाई। तो एक बार दोबारा देखो इसको, बताओ कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1951-52 में की थी। और आपसे पूछा जाए इसका उत्खनन किसने किया, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बरजवासी लाल यानी बीवी लाल, और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर ने की थी 1961-62 में। और खोज की थी अमलानंद घोष ने। ए घोष भी आ सकता है ऑप्शन में। अमलानंद घोष को शॉर्ट में क्या बोलेंगे भाई? ए घोष। चलो अब देखिए भैया, आ जाइए आप लोग, ध्यान दो भाई। कालीबंगा सभ्यता बोलो भाई, सॉरी आहड़ सभ्यता। कौन सभ्यता बोलो भाई? आहड़ सभ्यता। अरे ध्यान दीजिए भाई, आहड़ सभ्यता कौन डिस्ट्रिक्ट में है बोलो? उदयपुर में। कौन डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में है। और ध्यान दो भाई, आहड़ सभ्यता, अरे कौन सी नदी किनारे है? आहड़ सभ्यता आइड़ नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे है भाई? आइड़ नदी किनारे है। हाँ, और ध्यान दीजिए भाई, इस आइड़ नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? अरे इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। और ये गोगुंदा की पहाड़ी कौन जिले में बोलो? उदयपुर में है। और ध्यान दीजिए, गोगुंदा की पहाड़ी से जब आगे बहती है तो देखिए भाई ध्यान दो, अरे उदय सागर झील में जाकर गिर जाती है। कौन झील में भाई? उदय सागर झील में गिर जाती है भाई। ये लो, ये कौन सी झील आपकी? उदय सागर झील है। तो उदय सागर झील में गिर जाती है। जब उदय सागर झील से आगे बहती है तो ध्यान दो भाई, इसका नाम बेड़च हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? बेड़च हो जाता है। और बेड़च के नाम से भिगोन भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। तो बताओ भाई, ये किसकी सहायक नदी हुई बोलो? बनास की। तो आइड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च है। और बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, मैं बनास तक क्यों पूछा हूं? इसलिए पूछा हूं आपको बनास तक है कि आहड़ सभ्यता के लिए आपसे पूछा जाए कौन सी नदी किनारे है, तो क्या आंसर दोगे? आइड़ नदी किनारे। आइड़ ऑप्शन में नहीं आए तो क्या दोगे? बेड़च, बेड़च किनारे। और बेड़च भी ऑप्शन में नहीं आए तो क्या दोगे? फिर आंसर देना बनास। लास्ट में क्या दोगे? बनास। और आजकल बनास ज्यादा पूछा जा रहा है, ये वो आइड बेड्स ऑप्शन में नहीं देता, तो फिर क्या आंसर माना जाएगा भाई? बनास आंसर माना जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी जाता है आजकल कि बनास संस्कृति की जानकारी, बनास संस्कृति की जानकारी कौन सभ्यता से मिलती है, तो भी आंसर क्या दोगे? आहड़ सभ्यता से मिलती है। कौन सभ्यता से मिलती है भाई? आहड़ सभ्यता से बनास संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब बताओ, इस आहड़ सभ्यता की बोलो भाई खोज किसने की थी प्रारंभ में? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी भाई। हाँ, 1950-51 में। और देखो भाई, इसका उत्खनन या बाद में इसकी खोज किसने की बोलो? उत्खनन तो देखिए भाई, इसका उत्खनन किसने किया था बताओ भाई? HD सांखलिया, HD सांखलिया, HD सांखलिया और RC अग्रवाल। RC अग्रवाल ने की भाई 1955-56 में। ठीक है ना भाई? हाँ, HD सांखलिया और RC अग्रवाल। ठीक है ना भाई?
एच डी साकलिया का मतलब पूरा नाम है हसमुख धीरज साकलिया। आर सी अग्रवाल का रतन, क्या नाम है भाई? रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है भाई? रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है ना भाई? हाँ चलो एक बार यहाँ तक देखो दोबारा। बोलो आड़ सभ्यता कौन सी नदी किनारे है भाई? सॉरी कौन जिले में है? उदयपुर में। अच्छा बताइए भाई आहाड़ सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? आड़ नदी किनारे है। आड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंडाई पहाड़ी से होता है। गोगुंडाई पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। गोगुंडाई पहाड़ी से निकलकर कौन जिले में गिरती है? उदय सागर जिले में गिरती है। उदय सागर जिले कौन जिले में है? उदयपुर में है। उदय सागर झील से आगे बहती है जिसका नाम क्या हो जाता है? बेड़स। बेड़स के नाम से भिगोत भीलवाड़ा में जाकर किसमें मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। भिगोत भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम बढ़ता है ना, पता है भाई? बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल 3 नदियों में क्या बढ़ता है? त्रिवेणी संगम बढ़ता है भाई भिगोत भीलवाड़ा में। अच्छा तो देखो आपको आहार सभ्यता के लिए आइड ऑप्शन में नहीं आई नदी तो बेड़च देना है, और बेड़च भी नहीं आई तो बनास आंसर करके आना है। या बनास संस्कृति की जानकारी कौन सभ्यता से मिलती है? आड़ सभ्यता से मिलती है। और बताओ भाई आड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1950-51 में। और इसका उत्खनन एच डी साकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल 1955-56 में। ठीक है भाई? हसमुख धीरज साकलिया। दोबारा देखो तो आड़ सभ्यता देखो भाई कौन जिले में है? उदयपुर में। कौन नदी किनारे? आइड। आइड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंडाई पहाड़ी से होता है। गोगुंडाई पहाड़ी से कौन जिले में गिरती है? उदय सागर जिले में। आगे बहती है तो बोलो भाई क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़स। बेड़स के नाम से भिगोत भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिल जाती है। बनास संस्कृति की जानकारी कौन सभ्यता से मिलती है? बोलो आड़ सभ्यता से। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसका उत्खनन एच डी साकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल ने भाई। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो आगे। देखिए भाई अरे आहार सभ्यता में देखिए भाई क्या क्या चीजें मिली, तो ध्यान दो भाई। आहार सभ्यता में देखो भाई अन्न के कोठरे, अन्न के कोठरे, अन्न भंडारण, मर्द भांड, मिट्टी के बर्तन, मर्द भांड। तो अन्न के कोठरे, अन्न भंडारण, मर्द भांड मिले एक साथ। 6 क्या मिले भाई? चूल्हे मिले, तांबे की मुद्राएं मिली, अपोलो का चित्र मिला, त्रिशूल का। किसका चित्र मिला भाई? अपोलो का चित्र मिला। ठीक है ना भाई? हाँ अच्छा अब इसकी एक बार दोबारा देखो। बोलो भाई आठ सभ्यता में अन्न के कोठरे मिले, अन्न भंडारण, मर्द भांड, एक साथ साथ चूल्हे मिले, तांबे की मुद्राएं मिली, अपोलो का क्या मिला भाई? चित्र मिला। कौन सभ्यता में? बोलो भाई आठ सभ्यता में। चलो एक बार दोबारा देखो यहाँ पर क्या क्या मिला? अन्न के कोठरे, अन्न भंडार, मर्द भांड, एक साथ से चूल्हे मिले, तांबे की मुद्राएं मिली, अपोलो चित्र मिला। अच्छा एक और लिखो यहाँ पर देखो भाई रंगाई छपाई। रंगाई छपाई का भी क्या होता था भाई? यहाँ पर कार्य होता था। तो रंगाई छपाई का भी क्या होता था भाई? यहाँ पर कार्य होता था। बोलो कौन सभ्यता में? आहार सभ्यता में। कौन सभ्यता में होता था भाई? आहार सभ्यता में होता। हाँ अब देखो भाई आगे। अरे ध्यान दो भाई, इस आहार सभ्यता को ताम्र नगरी, ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती भी कहते हैं। यानी यहाँ पर ढेर सारा तांबा मिला। अरे ढेर सारा तांबा मिला इसलिए इसको ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती भी कहा जाता है। तो बताओ भाई कौन सभ्यता को ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती कहा जाता है? आड़ सभ्यता को। अरे कौन सभ्यता को? आड़ सभ्यता को ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती कहा जाता है। अच्छा दूसरी बात ध्यान दीजिए भाई, देखो आगे क्या होता है। देखिए अरे जो आहार सभ्यता है तो भाई कौन सभ्यता? बोलो आहार सभ्यता है ना भाई। तो देखिए भाई इसमें और क्या होता है, ध्यान दो भाई। और आहार सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? बोलो भाई स्थानीय नाम है इसका धूलकोट। क्या नाम है भाई? धूलकोट। तो धूलकोट के नाम से कौन सभ्यता को जाना जाता है? आहार सभ्यता को। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, देखो थोड़ा सा देखिए भाई इसका स्थानीय नाम क्या है? बोलो भाई धूलकोट है। बोलो भाई क्या नाम है? धूलकोट। और दूसरी बात देखिए भाई क्या है?
फिर जो ये आहड़ सभ्यता है ना भाई, देखिए, अरे इसके अंदर देखिए भाई और क्या क्या चीजें मिली, ये समझो, देखो कालीबंगा सभ्यता को आप सबको पता है वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ध्यान दो भाई ये आहड़ सभ्यता, बोलो भाई कौन सी है, ग्रामीण सभ्यता है, बोलो भाई कौन सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। और दूसरी बात देखिए वो मात्र सत्तात्मक थी, तो बताओ भाई ये पितृ सत्तात्मक है, बोलो भाई कौन सी है, ये पितृ सत्तात्मक है। कौन सभ्यता भाई, कालीबंगा सभ्यता पितृ सत्तात्मक माने जाती है। हाँ, और देखिए इसका जो कार्यकाल है वो है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य, क्या है भाई इसका कार्यकाल माना जाता है, यानी ये 4000 वर्ष पुरानी है। एक बार दोबारा देखो, बोलिए भाई आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी, अरे ढेर सारा तांबा मिला इसलिए इसको ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती कहा जाता है, लेकिन ताम्र जननी नहीं कहा जाता, ताम्र जननी तो गणेश्वर सभ्यताओं कहते हैं। और देखिए भाई आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है, दूलकोट है। और देखो भाई ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये पितृ सत्तात्मक मानी जाती है, और इसका कार्यकाल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और इस आहड़ सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था भाई, प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि एवं पशुपालन, बोलो भाई क्या था, कृषि एवं पशु पालन इसका प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। कौन सभ्यता का भाई, आहड़ सभ्यता का, ठीक है भाई। हाँ चलो एक बार आंसर दे दो, बताइए भाई आहड़ सभ्यता कौन डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर में। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी और ताम्रवर्ती भी कहा जाता है। अरे इसका स्थानीय नाम क्या था, दूलकोट था, और ये ग्रामीण सभ्यता थी और पितृ सत्तात्मक थी, और इसका कार्यकाल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, और इसका प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन भी माना जाता है। ठीक है भाई, ओके, बाकी कब पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे भाई, बाकी सभ्यता जो बच रही है वो, ठीक है ना भाई, ओके, थैंक यू।